आपके सीडीएस एग्जामिनेशन में आज से अगर मैं बात करूं तो लगभग 4.5 महीने का समय बचा है। और अगर स्पेसिफिकली मैं डेज काउंट करूं तो आज से लगभग आपके पास 140 दिन है। अब अगर आप तैयारी कर रहे हैं पहले से सीडीएस की, या आप तैयारी अभी शुरू करना चाहते हैं, तो भी एक बड़ा कंफ्यूजन सा होता है कि इन 4.5 महीनों के अंदर प्रॉपर एक प्लान होना क्या चाहिए। बिकॉज क्या होता है ना, जब भी आप किसी गोल को अचीव करना चाहते हैं तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होता है आपके एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ उस गोल को एग्जीक्यूट करने की कोशिश करना। अब सीडीएस के एग्जाम की अगर मैं बात करूं तो अब एग्जाम वैसा नहीं रह गया है कि आप बिना किसी प्लानिंग के या बिना किसी स्ट्रैटेजी के इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। अगर आपने पिछले 3 या 4 साल का पेपर को आपने एनालाइज किया है तो आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा कि लेवल लगातार बढ़ते जा रहा है और एग्जाम के अंदर जो सवाल पूछने का तरीका है उस तरीके को यूपीएससी चेंज करता जा रहा है। आज इस पूरे वीडियो के अंदर हम इसी बारे में बात करने वाले कि इन 4.5 महीनों के अंदर आपकी प्रिपरेशन किस तरीके से होनी चाहिए, आपका एक प्रॉपर प्लान होना क्या चाहिए। जॉइन एवरीवन, आई एम प्रथमेश निरंजनी और मैं आप सभी का डिफेंस वाला के इस अमेजिंग से प्लेटफॉर्म के ऊपर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आई होप आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। देखिए, सीडीएस एग्जामिनेशन के बारे में जब हम बात करते हैं, दैट मींस कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज एग्जामिनेशन, इसके द्वारा आप इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों में जा सकते हैं। बट जो गर्ल्स कैंडिडेट्स हैं वो केवल ओटीए ज्वाइन कर सकती है। दैट मींस आप केवल इंडियन आर्मी को ज्वाइन कर सकती हैं, वो भी केवल शॉर्ट सर्विस कमीशन के लिए। बट देखिए, एसएससी भी अपने आप में एक बहुत अच्छा तरीका होता है फोर्सेस के अंदर सर्व करने का, देश की सेवा करने का। अब अभी लगभग 4.5 महीने का समय आपके पास है। मैं इस समय को सफिशिएंट मांगता हूं। सफिशिएंट उन बच्चों के लिए मानता हूं जो डेडिकेटेड है इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए। अगर आप जॉब भी करते हैं और जॉब के साथ अगर आप 3 घंटे सुबह निकाल सकते हैं, 3 घंटे शाम को निकाल सकते हैं और 1 घंटे इन बिटवीन निकाल सकते हैं, मतलब लगभग आप 6.5 से 7 घंटे अगर आप निकाल सकते हैं तो इस एग्जाम को आप आसानी से क्रैक कर सकते हैं। अब आप में से कई सारे एस्पिरेंट्स ऐसे होंगे जिन्हें लग रहा होगा सर 7 घंटे तो बहुत ज्यादा होता है इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए, 6 घंटे तो इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए काफी ज्यादा है। देखिए, मैं आपको एक छोटी सी बात बहुत क्लियरली कह देना चाहता हूं, अब सीडीएस एग्जाम का लेवल वैसा रहा नहीं है। आप देखेंगे डे बाय डे कंपटीशन लगातार बढ़ता जा रहा है, इसलिए क्या कर रहा है यूपीएससी भी पेपर का लेवल जो है वो लगातार धीरे धीरे बढ़ाता जा रहा है। स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो जीके की, आप देखिएगा जिस तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं वो सवाल अब नॉर्मल नहीं है कि आपने कोई एक बेसिक सी किताब उठाई और उस किताब को पढ़ के आपने उन सवालों को सॉल्व कर लिया। आपको एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी की जरूरत है उस तरह के सवालों को सॉल्व करने के लिए। और जो बच्चे आईएमए के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, जो बच्चे नेवल एकेडमी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, एयरफोर्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, जिनको मैथमेटिक्स का पेपर भी देना है, उनके लिए प्रैक्टिस करना और ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो चलिए आज हम इसी के बारे में बात करेंगे कि 140 दिनों के अंदर, या अगर मैं सीधे तौर पे कहूं कि 4 महीने के आसपास हम लेते हैं, बिकॉज आपको कई बार ऐसा दिन होंगे जिसमें आप थोड़ा सा रेस्ट लेने वाले हैं, आप उस दिन पढ़ाई नहीं करेंगे या कोई काम आ जाता है। तो अभी अगर हम बात करें तो 4 महीने के आसपास टाइम आपके पास बचता है, 120 दिन आपके पास बचते हैं। अभी 120 दिन के अंदर आप क्या करते हैं, आपकी प्लानिंग क्या होनी चाहिए, हम इसी के बारे में बात करने वाले। तो चलिए देखते हैं कि 4 महीने की स्ट्रेटेजी आपकी क्या होना चाहिए। उससे पहले हम बेसिक से एग्जाम के पैटर्न के बारे में बात कर लें। हालांकि मैं जानता हूं कि आप में से कई सारे एस्पिरेंट्स को पता होगा, बट स्टिल एक चीज बताना मैं चाहूंगा कि सीडीएस का जो एग्जामिनेशन है वो साल में 2 बार होता है। साल में 2 बार होता है और एक बार आपको 4 महीने का समय मिलता है, एक बार लगभग आपको 6 से 6.5 महीने का समय यहां पर मिल जाता है। अब एग्जाम के अंदर आपके जो पेपर हैं वो डिपेंड करता है कि आप कौन सी एकेडमी ज्वाइन करना चाहते हैं। अब कुछ ऐसे एस्पिरेंट्स होते हैं जो कि केवल इंडियन आर्मी के अंदर शॉर्ट सर्विस कमीशन ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप ओटीए के लिए प्रिपेयर करते हैं। ओटीए मतलब ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी। इसमें आपको केवल 2 ही पेपर देने होते हैं। पहला पेपर आपका होता है इंग्लिश का, दूसरा आपका होता है जनरल नॉलेज का, जीके का पेपर होता है। बट ऐसे एस्पिरेंट जो कि इंडियन नेवल एकेडमी, इंडियन मिलिट्री एकेडमी या एयरफोर्स एकेडमी को ज्वाइन करना चाहते हैं, उन्हें मैथमेटिक्स का पेपर भी देना पड़ता है। तो एलिमेंट्री मैथमेटिक्स का पेपर आपका यहां पर होता है। तीनों पेपर की अगर मैं बात करूं तो 100 नंबर के 3 पेपर्स होते हैं। टोटल 300 नंबर होते हैं किसके लिए, जो आईएमए की प्रिपरेशन कर रहे हैं, मतलब जो परमानेंट कमीशन चाहते हैं उनके लिए, और जो ओटीए की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए 200 नंबर का पेपर होगा। बिकॉज इंग्लिश 100 नंबर की आएगी, आपको जनरल नॉलेज 100 नंबर का आएगा। ये तो एग्जाम के पैटर्न के बारे में बात होगी। अब बात की जाए कि एग्जाम का लेवल किस तरीके का आता जा रहा है, पेपर का एनालिसिस क्या है, तो देखिए मैं पिछले 2 सालों के पेपर का एनालिसिस आपको बताने वाला हूं कि जीके के पोर्शन से कौन कौन से सवाल आते जा रहे हैं और मैथमेटिक्स के पोर्शन से कौन कौन से सवाल आते जा रहे हैं। देखिए एक चीज आप समझिएगा, आप हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करें उससे पहले मैं 2 बातें आपसे कहना चाहूंगा। नंबर 1 चीज, मेरा सजेशन आपको रहेगा कि आप कम से कम 3 साल के पेपर का एनालिसिस करें। हालांकि मैं आपको 6 साल का कहूंगा कि 6 साल के पेपर का प्रॉपर एनालिसिस कीजिएगा। 6 साल के पेपर मतलब कितने, 12 पेपर यहां पे हो गए। बट अगर आपको लग रहा है कि सर इतना समय हमारे पास नहीं है, आप कम से कम 3 साल के पेपर का एनालिसिस कर लीजिएगा। एक दिमाग में समझ में आ जाता है कि हाँ, एग्जाम का लेवल यहां से यहां जाता जा रहा है।
किस पैटर्न के सवाल आते जा रहे हैं, सवाल के पूछने का तरीका कैसे चेंज होता जा रहा है, वो आपको समझ में आ जाएगा और ये बहुत जरूरी होता है। आपने अगर एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी तो भी ये काम आपको करना ही है, और अगर नहीं करिए तो भी ये काम सबसे पहले करिएगा। एक लेवल आपको पता लग जाएगा। कहते हैं ना कि जिस पानी के अंदर छलांग लगा रहे हैं उसकी थोड़ी बहुत गहराई पता होना जरूरी है। तो एग्जाम के लेवल में चेंज क्या आता जा रहा है, लैंग्वेज कैसे चेंज होती जा रही है, यूपीएससी लैंग्वेज के ऊपर खेलता है, ये धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा। आप देखिए आपका वीक एरिया कौन सा जा रहा है, आपका स्ट्रॉन्ग एरिया कौन सा, ये समझ में आ जाता है। अब ये जो वीडियो ये हो सकता है थोड़ा सा बड़ा हो, बिकॉज हम बहुत डिटेल के अंदर बात करने वाले। पहले पोर्शन के वीडियो में हम बात करेंगे कि आपके जो स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स हैं, चाहे वो मैथमेटिक्स के सब्जेक्ट्स हो, चाहे मैथ्स के टॉपिक्स हो आपका, या हम जीके के सारे सब्जेक्ट्स के बारे में बात करें, चाहे पॉलिटिकल साइंस हो, आपका इकोनॉमिक्स हो, हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, जियोग्राफी हो, इसमें आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या क्या है, कौन से टॉपिक्स को आपको प्रिविलेज देना है। प्रिविलेज का मतलब आपको पहले प्रिपेयर करना है। हम इनके बारे में बात करेंगे सबसे पहले सेक्शन के अंदर। दूसरी हम बात करेंगे कि आपको 120 दिनों के अंदर क्या करना है, एक प्रॉपर प्लानिंग है, डेज के हिसाब से मैंने तैयार करी कि पहले दिन से लेकर 30 दिन तक आपको क्या करना है, 30 के बाद 60 तक क्या करना है, 60 के बाद 90 क्या करना है, और 90 के बाद 120 क्या करना है। प्रॉपरली हम लोग बात करेंगे इसके बारे में। और लास्ट में हम बात करने वाले एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि मॉक टेस्ट आपको कैसे देने। कई एस्पिरेंट्स को लगता है कि मॉक टेस्ट देना बड़ा आसान होता नहीं, बट मॉक टेस्ट को देने का तरीका होता है। मॉक टेस्ट के बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे, साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे इंग्लिश को प्रिपेयर कैसे करना है, इंग्लिश में इंपॉर्टेंस क्या है, कैसे प्रिपेयर करना है, क्या क्या चीजें आपको सबसे पहले करनी है, बिकॉज कई सारे बच्चे हैं जिनको समस्या इंग्लिश के अंदर ही आती है। और लास्ट में हम उन चीजों के बारे में बात करेंगे कि आपको बेसिकली तैयारी शुरू कहां से करनी है, आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना है, जो कि बेसिक बातें होंगी। तो चलिए आज के इस सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज आपको कहना चाहूंगा कि देखिए, समय बहुत ज्यादा तो नहीं है। 4 महीने अगर आपको कोई कहता है कि सीडीएस की प्रिपरेशन के लिए बहुत ज्यादा है, तो देखो बहुत ज्यादा तो नहीं है। थोड़ी बहुत प्रिपरेशन आपने करी है तो डेफिनेटली आप बिलीव कीजिए मेरा, डेफिनेटली आप इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं अगर आप एक सही ट्रैक के ऊपर है और सही गाइडेंस के साथ है। गाइडेंस यहां पर मायने रखता है। गाइडेंस का मतलब ये नहीं होता कि आपने केवल पुराने पेपर्स लगा लिए। गाइडेंस क्या होता है, देखिए एक चीज, सीधी सी चीज है, आपका एक सेल्फ मोटिवेशन, एक शब्द आपने सुना होगा। आपका मोटिवेशन के साथ साथ आपके पास एक सही डायरेक्शन का होना जरूरी है। अगर आप मोटिवेटेड है, आप अपने आप को डेडिकेटेड है कि मैं एग्जाम को क्रैक कर सकता हूं, अपना सब कुछ न्यौछावर करने के लिए, तैयार करने के लिए एग्जाम के ऊपर मैं सब कुछ अपना न्यौछावर कर सकता हूं, मेरा टाइम, मेरा समय सब कुछ दे सकता हूं। बट अगर आपके पास सही गाइडेंस नहीं तो फिर एक बहुत बड़ी समस्या आ जाती है। तो याद रखिएगा, सही गाइडेंस को फॉलो कीजिएगा और एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ आप इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। इसमें 2 चीजें सबसे इंपॉर्टेंट रहेगी। पहली, नंबर 1 आपका डिसिप्लिन रहिएगा। आपको डिसिप्लिन रहना बहुत जरूरी है। 6.5 से 7 घंटे की पढ़ाई करना जरूरी है, बहुत जरूरी है, और निकाला जा सकता है। अगर आप जॉब भी करते हैं तो आप सुबह 6 से 5 बजे उठिए, 6 बजे उठिए, 3 घंटे सुबह निकालिए, जॉब करने के बाद 3 घंटे निकालिए, इन बिटवीन अगर आप हो सकता है पॉसिबल 1 घंटा निकालिए, तो आप उस पीरियड के अंदर मेरे हिसाब से इस एग्जाम की बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। और देखिए, मैं हमेशा मानता हूं कि जो सीडीएस का बच्चा है उसके पास बहुत ज्यादा समय नहीं है, समय उसके पास थोड़ा सा कम ही होता है। तो आप इस बात को हमेशा अपने माइंड में रखिएगा कि आपके पास बहुत समय नहीं है, करो या मरो वाली स्थिति आपके साथ होती है, इस बार नहीं तो कभी भी नहीं, ये हमेशा माइंड में रखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे पेपर के एनालिसिस की। पिछले 2 साल के या पिछले साल के जो 2 पेपर्स हुए थे उसमें किस सब्जेक्ट के किस टॉपिक का कितना वेटेज है। अब देखिए, ऐसा नहीं होता कि एक्जैक्टली जो वेटेज है वैसे ही सवाल या वैसे ही वेटेज आगे रहने वाला है, बट अभी ट्रेंड ये थोड़ा बहुत चल रहा है, तो ये हो सकता है कि जो वेटेज हो एग्जाम्स के अंदर सब्जेक्ट्स का उसके आसपास ही हो। जैसे आप देखेंगे, अगर हम सीडीएस 1 2024 की बात करें तो करंट अफेयर्स के लगभग 11 क्वेश्चन पूछे गए, एंशिएंट हिस्ट्री के 4, मिडावल के 11 और मॉडर्न हिस्ट्री के 5 क्वेश्चन पूछे गए। मतलब 20 सवाल आपके हिस्ट्री से आ रहे हैं यहाँ पर। ज्योग्राफी के भी 20 सवाल देखे गए, पॉलिटिकल साइंस के 14 सवाल यहां पर आते, इकोनॉमिक्स के 15 सवाल। अभी जो 15 सवाल हैं, याद रखिएगा 15 सवाल बेसिकली कोर इकोनॉमिक्स वाले होते हैं। इसके अलावा करंट अफेयर्स से रिलेटेड भी इकोनॉमिक्स के सवाल आते हैं। इकोनॉमिक्स क्या है, आजकल इकोनॉमिक्स ऐसा हो गया है कि वो करंट से जोड़ के पूछा जाता है, तो थोड़ा सा आपको इस बारे में ध्यान रखना है। आगे बात करें, स्टैटिक जीके के 5 सवाल, फिजिक्स के 7 सवाल आ गए, केमिस्ट्री 10 और बायोलॉजी के भी 10 सवाल लगभग आपको देखने को यहां पर मिल जाते हैं। इसी तरीके से अगर हम सीडीएस सेकंड के एग्जाम पैटर्न के बारे में बात करें, जीके के पेपर की बात कर रहे हैं हम सेकंड वाले के, उसमें आप देखेंगे, उसमें आप देख रहे हैं कि हिस्ट्री के 19 क्वेश्चन आ गए, ज्योग्राफी के 21 आ गए, पॉलिटी के 8 ही सवाल पूछे, करंट अफेयर्स के 29 सवाल पूछे। कितने पूछे? करंट अफेयर्स के 29 सवाल पूछे, इकोनॉमिक्स के 14 क्वेश्चन है, बायोलॉजी के 10, केमिस्ट्री के 10, फिजिक्स के 9, लगभग इनके सवाल नीचे साइंस में इतने ही आते हैं। बट याद रखना, यहां पर बच्चा जिन सब्जेक्ट के अंदर फंसता है, अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आपको पता होगा कि हाँ सर, ये थोड़ी सी हमारी एक समस्या वाला एरिया है। नंबर 1 इज इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स को इग्नोर किया जाता है, एंड बिलीव मी, अपने एक्सपीरियंस से चीज कह रहा हूं,
इकोनॉमिक्स को इग्नोर करने की गलती मत करना। ये सवाल 14 दिख रहे हैं, बट जो करंट अफेयर्स के अंदर आप सवाल देख रहे हैं, करंट अफेयर्स के लगभग आप देख रहे हैं 29 क्वेश्चन है। 29 में से कई सारे सवाल ऐसे जो कि इकोनॉमिक्स से रिलेट ही करते हैं, वो एक्जैक्टली इकोनॉमिक्स से रिलेट करते हैं। तो इकोनॉमिक्स को गलती से भी इग्नोर मत कीजिएगा। इसको इग्नोर करना मतलब ये है कि आप फिर एक अपने पांव पे कुल्हाड़ी मारना। जो बच्चा अटकता है ना कि सर 2 नंबर से 5 सवालों से रह गए, 10 सवालों से रह गए या 3 सवाल से रह गए, और पढ़ने वाला बच्चा इन 2-3 सवाल के अंदर ही अटकता है, वो इस पोर्शन में थोड़ा सा वीक होता है। इस पोर्शन को अपना मजबूत कर लीजिएगा। दूसरी गलती ये मत करना, कई बच्चे जो कि साइंस बैकग्राउंड से नहीं है, आप कॉमर्स बैकग्राउंड से, आप आर्ट्स बैकग्राउंड से, बट आर्ट्स बैकग्राउंड से, कॉमर्स बैकग्राउंड से, अब आप क्या करते हैं गलती, हम पीसीबी नहीं पढ़ते, हम फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी को अवॉइड करते हैं। 30 नंबर दे रहा है वो आपको, कितना 30 नंबर दे रहा है। और देखो फिजिक्स और केमिस्ट्री बायोलॉजी सवाल बहुत डिफिकल्ट नहीं आता है यहां पर सवाल बेसिक पूछा जाएगा, जनरल सवाल पूछा जाता है। अवॉइड तो बिल्कुल भी नहीं करना, अवॉइड बिल्कुल भी नहीं करना, याद रखिएगा अवॉइड नहीं करना है। ये बहुत बड़ी गलती करता है बच्चा कि मैं सब्जेक्ट स्किप कर देता हूं, ये पूरा सब्जेक्ट स्किप कर दिया जाए। सब्जेक्ट स्किप करना सबसे बड़ी बेवकूफी होती है। किसी सब्जेक्ट के अंदर कोई टॉपिक हार्ड लग रहा है उसको स्किप करना समझ में आता है, बट मैं पूरा ही सब्जेक्ट स्किप कर दूं नहीं, वो समझ में नहीं आता। और ये जो स्ट्रैटेजीज है ना, जो बोलते हैं कि सब सब्जेक्ट स्किप कर देना चाहिए, कर देना चाहिए, ये काम नहीं आती। जिस दिन बच्चा एग्जाम देकर आता है तब लगता है कि अगर ये 4 सवाल यहां से कर लेता तो, अगर ये 5 सवाल यहां से कर लेता तो, सवाल तो बेसिक से आते हैं। तो ये चीज याद रखिएगा कि सब्जेक्ट स्किप करना, इस पे कभी भी बिलीव मत कीजिएगा। अब हम बात करते हैं मैथमेटिक्स की। मैथमेटिक्स जो बच्चे आईएमए, आईएनए और एएफए के लिए प्रिपेयर कर रहे, देखिए मैथमेटिक्स की हम बात करें, अब ये एनालिसिस है CDS1 एग्जाम का। देखिए 27 सवाल तो ज्योमेट्री के आ गए, ज्योमेट्री से 27 सवाल पूछे गए। रेशियो और प्रोपोर्शन 6 सवाल है, मेंसुरेशन 15 सवाल, ट्रिग्नोमेट्री 7 सवाल, इसके बाद नंबर सिस्टम 13 सवाल। दीज आर द मेजर टॉपिक्स जिसके ऊपर मैं निशान लगा रहा हूं, ये सवाल आते हैं। बाकी आप देखेंगे डेटा इंटरप्रिटेशन 3 सवाल है, टाइम एंड डिस्टेंस 5 सवाल है, स्टैटिक्स SI/CI 3, प्रॉफिट लॉस 2, LCM HSF 1 सवाल यहां पर पूछा गया। अब इसी तरीके से आप CDS सेकंड के बारे में बात करें, अगर हम नंबर सिस्टम के यहां पर 10 से 12 सवाल देखने को मिले, ज्योमेट्री के 8 से 9 सवाल, मेंसुरेशन के 9 से 10, ट्रिग्नोमेट्री के 18 से 20 सवाल यहां पर देखने को मिलते हैं यहां पर। तो देखिए इस तरीके से यहां पर एक्जैक्टली सवाल पूछे जाते हैं। तो समझ में आ रहा है कि 2-3 टॉपिक्स यहां पे काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आपका नंबर सिस्टम काफी इंपॉर्टेंट हो गया, ट्रिग्नोमेट्री आपका इंपॉर्टेंट हो गया, ज्योमेट्री इंपॉर्टेंट हो गया। अब एक दिमाग में सवाल आता है कि सर ये इंपॉर्टेंट है तो पहले यही करें, बाकी सब करें ही नहीं, ये गलत चीज है। कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो आपका बेस मजबूत करते हैं। मैथमेटिक्स के अंदर सबसे जरूरी चीज है बेस को मजबूत करना। प्रॉफिट एंड लॉस, SI/CI, ये कैसे टॉपिक्स हैं? सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में बात कर रहा हूं। ये सब टॉपिक एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जिन बच्चों ने मैथमेटिक्स पढ़ा है उनको पता है कि सर टॉपिक्स एक दूसरे से जुड़े हैं। आपने परसेंटेज बहुत अच्छे से कर लिया, प्रॉफिट एंड लॉस, SI/CI में आपको समस्या आती ही नहीं है। इस तरीके से आपको दिमाग लगाना है कि यार 3 टॉपिक्स अगर मैं कंबाइन कर रहा हूं तो मेरे 10 से 12 क्वेश्चन यहां बन जाते हैं। और ये छोटी छोटी बातें ही आपको एग्जाम क्रैक करवाने में मदद करती है। बिकॉज जब मैं भी कट ऑफ आपको दिखाऊंगा तो कट ऑफ बहुत ज्यादा नहीं होता है। आपको क्या लग रहा है कि 300 नंबर का पेपर है तो कट ऑफ कितना होगा? 150 नंबर, 50% से ज्यादा होगा ओटीए के लिए। देखिए हम जब बात करते हैं आईएमए के बच्चों की, पहले मैं बात करूंगा, आपको लगता है कि आपको मैथमेटिक्स ज्यादा पढ़ना पड़ रहा है, नहीं। एक बात समझिएगा, आईएमए के बच्चों को एडवांटेज होता है। आईएमए के बच्चे के पास एडवांटेज है। जितने भी बच्चे आईएमए, आईएनए, आईएफए की तैयारी कर रहे हैं, जिनका मैथमेटिक्स का पेपर है, उनके पास एडवांटेज है। क्यों है? थोड़ा सा दिमाग लगाइए इस बारे में। मैथमेटिक्स के कितने क्वेश्चन आते हैं और एक क्वेश्चन कितने नंबर देता है? जीएटी के कितने क्वेश्चन आते हैं और एक क्वेश्चन कितने नंबर देता है? इस सवाल में इसका जवाब छुपा हुआ है। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा कट ऑफ के बारे में। देखो हालांकि मैं कट ऑफ पे बहुत बिलीव नहीं करता, बट एक सिंपल आइडिया हमारे दिमाग में होना चाहिए कि कई बार बच्चों को क्या लगता है कि सर कट ऑफ तो 70% चला जाएगा या कट ऑफ जो है वो बहुत ज्यादा जा रहा। नहीं, इतना कोई कट ऑफ नहीं जाता। आप देखिएगा, अगर मैं सीडीएस फर्स्ट 2023 के कट ऑफ के बारे में बात करूं, आईएमए का कट ऑफ जा रहा है 132, 300 में से 132 नंबर। आप देखिए 50% से भी कम है। 300 में से 132 जा रहा है। इंडियन नेवल एकेडमी का तो 122 ही है, और एयरफोर्स एकेडमी का जो सबसे ज्यादा कट ऑफ जाता है वो 142 जा रहा है। देखिए 142 जा रहा है, आ रहा है। देखिए वहीं अगर अपन बात करते हैं ओटीए की, तो ओटीए का कट ऑफ 200 में से कितना जा रहा है? 101। ये देखिए आगे हम बात करें 2022 सेकंड की पेपर की बात करें, आईएमए का कट ऑफ 126 गया है। यहां पर आप देखो नेवल एकेडमी का 118 गया है, एयरफोर्स एकेडमी का 136 गया। अब ये मैं क्यों बता रहा हूं आपको? देखिए पहली चीज याद रखिएगा, कट ऑफ इंपॉर्टेंट होता है, बट कट ऑफ के बेस पे एग्जाम नहीं निकाला जाता। कट ऑफ केवल ये कि हाँ ठीक है आपने सब रिटर्न क्लियर कर लिया। आप अपने माइंड में ये मत रखना कि मैंने कट ऑफ क्लियर कर लिया तो मैं एग्जाम निकाल दूंगा, नहीं, ऐसा नहीं। कट ऑफ से हमेशा नंबर आपके ज्यादा आना चाहिए। अगर आप आईएमए की तैयारी कर रहे हैं
तो कम से कम 200 प्लस का टारगेट रखिए एटलीस्ट अपना। और आप ओटी की तैयारी कर रहे हैं तो 150 प्लस का टारगेट लेकर चलिएगा। टारगेट हमेशा बड़ा रखना चाहिए। अब नंबर कितने आते हैं वो ठीक है, क्योंकि बच्चे इतने नंबर लेकर आते हैं कई बार। अब यहां पर क्या है कि कई बार हम डिमोटिवेटेड हो जाते हैं कि सर क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए। कई बच्चा बोलते सर मुझे एयरफोर्स एकेडमी के अंदर जाना। अब एयरफोर्स के लिए आप देख लीजिएगा आपका कट ऑफ कितना जा रहा है, तो इसको थोड़ा सा माइंड में रखना कि एग्जाम को क्रैक करना रिटर्न बहुत मुश्किल बात नहीं है। अगर मैं आईएमए के बच्चों की बात करूं तो देखो 300 में से आपको 132 के लगभग आसपास नंबर लेकर आने, लगभग आसपास नंबर लेकर आने। ओटी के बच्चों के बारे में बात करें तो 100 के आसपास नंबर यहां पर लेकर आने, प्लस माइनस 10 चलेगा इसके अंदर। तो ये चीज अपने दिमाग में रखिएगा कि हां अभी भी समय आपके पास है, कोई समस्या यहां पर नहीं है, समय अभी भी आपके पास है। अब चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि इस पूरे एग्जाम के दौरान ये जो आपके दिन है इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या क्या है और कैसे प्रिपेयर करना है। अब हम अपने दूसरे चरण की तरफ बढ़ते हैं वीडियो के, कि जितने भी टॉपिक्स हैं, इंग्लिश की बात करें हमने बात करेंगे यहां पर फिजिक्स की, ज्योग्राफी की, इकोनॉमिक्स की, कि सबसे पहले जो टॉपिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो टॉपिक सबसे ज्यादा ट्रेंड के अंदर चल रहे हैं, जो एग्जाम के अंदर आने के चांसेस जिन टॉपिक्स के ज्यादा हैं, वो टॉपिक्स कौन से। देखिए सबसे पहले इंग्लिश की बात करें, इंग्लिश में सच ऐसा अलग से कोई टॉपिक नहीं, जो बेसिक सवाल आते हैं वो सवाल वैसे ही आएंगे। इंग्लिश में समस्या आती है कि इंग्लिश को प्रिपेयर कैसे करें। 2-2 घंटे का समय आपको हर पेपर के अंदर मिलता है, टोटल 6 घंटे का टाइम है आपके पास सीडीएस एग्जाम के अंदर, और आदमी अपने आप एडजस्ट हो जाता है। पेपर की बात करें, इंग्लिश का आपका पेपर होता है। अब इंग्लिश में सबसे इंपॉर्टेंट चीजें अगर मैं कहूं, या एक चीज मैं आपका कहूंगा कि इंग्लिश में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सीडीएस एग्जाम को क्रैक करने के लिए, दैट इज योर वोकैब, नंबर सेकंड इज योर रीडिंग स्किल। ये दो चीजें अगर आपके अंदर है, आपका वोकैब बहुत अच्छा है, आपकी रीडिंग स्किल बहुत अच्छी है, तो आप सीडीएस के इंग्लिश के पेपर को बहुत अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। अब कैसे प्रिपेयर करना है इंग्लिश के लिए, देखिए 2 से 3 चीजें यहां पर लिखी है। वोकैब लिखा है मैंने, रीडिंग स्किल लिखी है, बेसिक ग्रामर रूल्स प्रैक्टिस, 4 पॉइंट्स यहां पर लिखे हुए हैं मैंने। इसी पॉइंट्स को थोड़ा और डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। आप सीडीएस के इंग्लिश के पेपर को देखिएगा, आपको मिलेगा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आप देखते हैं। इसके बाद आप देखेंगे कि आपके स्पॉटिंग एरर्स के सवाल यहां पर देखने को मिल जाते हैं, सिंटोनियम एनोनियम्स के बारे में सवाल मिल जाते हैं, पैरा जंबल आपको देखने को मिल जाता है। तो ये समझ में आता है कि देखिए रीडिंग स्किल आपकी कहीं ना कहीं बड़ी अच्छी होनी चाहिए, आपको इंग्लिश समझ में आनी चाहिए, एटलीस्ट आपकी रीडिंग स्किल बहुत अच्छी होनी चाहिए। अब रीडिंग स्किल के लिए आपको सबसे पहले करने की क्या जरूरत है, देखिए सबसे पहली चीज मैं आपको कहूंगा कि रीडिंग स्किल के द्वारा आप अपनी वोकैब को भी इंप्रूव कर सकते हैं। तो सबसे पहला समय या सबसे पहली चीज आप ये करिए, कम से कम 30 मिनट न्यूज़पेपर को दीजिए। कितने? कम से कम 30 मिनट के बारे में बात कर रहा हूं मैं, बहुत ज्यादा नहीं बोल रहा हूं मैं, ये नहीं बोल रहा कि 2 घंटे दीजिएगा, 30 मिनट कम से कम आप न्यूज़पेपर रीडिंग को दीजिए। अगर न्यूज़पेपर रीडिंग में लगता है कि हाँ सर 30 मिनट इनफ हो गए, इसके बाद 30 मिनट किसी भी नॉवल को पढ़िए, किसी भी नॉवल को पढ़िए। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप किसी ऐसे बुक को पढ़िए जिसमें आपका इंटरेस्ट नहीं है, किसी भी नॉवल को पढ़ लीजिए जिसमें नॉवल में आपका इंटरेस्ट है। 30 मिनट्स उस नॉवल को दीजिए कम से कम। अभी अगर मैं बात करूं 1 घंटा अपनी रीडिंग स्किल्स को दीजिए। क्या होता है जब आप नॉवेल्स पढ़ते हैं, आप न्यूज़पेपर रीडिंग पढ़ते हैं, तो एक अंडरस्टैंडिंग आपके माइंड में डेवलप होने लगती है। ये अंडरस्टैंडिंग आपकी कॉन्शियस माइंड के अंदर भी डेवलप होती है और सबकॉन्शियस के अंदर भी डेवलप होती है। इसके बाद तो ये सेंटेंस आ ही नहीं सकता, ये सेंटेंस इससे कनेक्ट करता है। दूसरी बात, जब भी आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं आप 25 से 30 न्यू वर्ड्स को डेली लर्न कीजिएगा। ये मिनिमम बता रहा हूं मैं, आज से भी अगर तैयार करें तो 25 से 30 न्यू वर्ड्स को डेली लर्न कीजिए। अब डेली लर्न कर लिया आपने, उनका एंटोनियम देख लिया, सिनोनियम्स देख लिया। अब एंटोनियम सिनोनियम एंटोनियम सिनोनियम देखने के बाद क्या करना है, इनको यूज कीजिए। एटलीस्ट यूज कैसे करेंगे, अपने मन से कोई सेंटेंस बनाइए। अगर आप स्पीकिंग के अंदर यूज करते हैं, कम्युनिकेशन में यूज कर सकते हैं, उससे बेहतरीन बात तो कोई हो ही नहीं सकती। अपना एक ग्रुप बनाइए ऐसे लोगों का जो कि सीडीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं। आप सब लोग 30 वर्ड्स अगर आप प्रिपेयर करके आते हैं, शाम को मिलिए, ग्रुप स्टडी कीजिए, आपस में वर्ड्स को डिस्कशन कीजिएगा। इससे एक हेल्दी डिस्कशन के अंदर भी आप पार्टिसिपेट करेंगे, कम्युनिकेशन स्किल भी बेटर हो जाएगा और कहीं ना कहीं एसएसबी की प्रिपरेशन भी हो जाती है, ये आप कर सकते हैं। दूसरी बात, आजकल आपके एंड्रॉइड फोन के अंदर या आप एप्पल भी यूज करते हैं तो टेक्नोलॉजी का यूज करना आना चाहिए। बहुत सारे ऐसे यूजफुल ऐप हैं जो कि आपकी वोकैब को इंप्रूव करते हैं। वो पूछते हैं कि यहाँ पर कौन सा सेंटेंस आ जाना चाहिए। तो जो फ्री टाइम होता है आपका, जिस टाइम के अंदर आप इंस्टाग्राम चलाते हैं या जिस टाइम में आप सोशल मीडिया में थोड़े से व्यस्त रहते हैं, अपने माइंड को रिफ्रेश करने की कोशिश करते हैं, उस टाइम पर इन सोशल मीडिया ऐप्स का यूज कीजिएगा वोकैब को सीखने के लिए। जी हाँ, वोकैब काफी इंपॉर्टेंट है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज अगर मैं कहूं तो आप पिछले 10 साल के वोकैब के एटलीस्ट सिनोनियम्स एंटोनियम्स को कर लीजिएगा, वो रिपीट होते हैं सीडीएस में। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, पिछले 10 साल की बात कर रहा हूं। पिछले 10 साल के पेपर मतलब कितने, 20 पेपर्स हो गए, उसके एटलीस्ट सिंटोनियम एनोनियम्स को आपको करना ही पड़ेगा, करना पड़ेगा। देखिएगा ये चीज करने से आपका एक सडनली इंप्रूवमेंट होता है आपके इंग्लिश के अंदर। दूसरा मेजर
समस्या इंग्लिश के अंदर आती है, दैट इज योर ग्रामर। ग्रामर को कैसे इंप्रूव करें? देखिए, ग्रामर को इंप्रूव करने के लिए जो मार्केट में बेसिक कोई भी किताब है ग्रामर की, बहुत सारी किताब मार्केट के अंदर अवेलेबल है, मैं नाम नहीं लूंगा, आप सब जानते हैं, बहुत अच्छी किताब है। कोई बहुत एडवांस ग्रामर की किताब लेने की जरूरत आपको नहीं है। सीडीएस के अंदर इंग्लिश के सवाल बेसिक से आते हैं, तो जो बेसिक ग्रामर की किताब है आप उसको रेफर कीजिएगा। सबसे पहले ग्रामर के जो बेसिक रूल्स हैं, नाउन के रूल्स, प्रोनाउन के रूल्स, एडजेक्टिव्स के रूल्स, प्रोवर्ब के रूल्स, जिनसे सवाल ज्यादा आते हैं, उन बेसिक रूल्स को आप देखिए। बेसिक रूल्स को आप देखिए, बट रूल्स को देखने से काम नहीं चलेगा। ये मैं क्लियरली आपसे कह रहा हूं कि आप रूल्स को देखेंगे, रूल्स को देखने के बाद अगर आपको लगता है कि सर मैंने रूल्स याद कर लिया, सर मुझे पता है कि द के बाद ये लगता है, या द इसके बाद लगता है, या ए के बाद ये लगता है, एन के बाद ये लगता है, या प्रोनाउन का मैंने कोई रूल याद कर लिया, रूल याद करने से कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। याद रखना, जिन बच्चों ने तैयारी करी उनको चीज पता है कि उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। रूल्स को अप्लाई करना पड़ेगा। जब भी ग्रामर आप पढ़ रहे हैं ना, जब भी ग्रामर आप पढ़ रहे हैं, उसकी प्रैक्टिस करना जरूरी है। आज अगर आपने नाउन पढ़ा, नाउन के रूल्स पढ़े, रूल्स के बाद ऐसी किताब परचेस करना जिसमें प्रैक्टिस क्वेश्चन देकर रखें। बच्चा रूल सब याद है, दिमाग के अंदर रूल्स याद है, सब याद है, बट जब तक तुम प्रैक्टिस नहीं करोगे वो नहीं आ सकता है, पॉसिबल ही नहीं है। दुनिया की कोई ताकत वो नहीं कर सकती कि तुमने रूल पढ़ लिया और तुम पहली बार में जवाब दे दोगे, नहीं होगा। याद रखिएगा, रूल्स पढ़ने के बाद किसी ऐसी बुक को लीजिएगा कि जो रूल आपने पढ़े या टॉपिक आपने कंप्लीट करा, उसके लगभग आप 50 से 100 क्वेश्चंस करिए, तब जाके चीजें क्लियर हो जाएगी। इसके बाद आपको वही चीज है कि आपको सेंटेंस इंप्रूवमेंट, स्पॉटिंग एरर, ये जो प्रैक्टिस है सवाल, ये आपके करना ही है आपको। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें कि स्टडी कॉमनली मेड ग्रामेटिकल मिस्टेक्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। देखिए क्या होता है, जब आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगाएंगे ना, आप जो प्रीवियस ईयर के इंग्लिश के सवाल देखते हैं या लगाते हैं, आप देखेंगे कुछ ऐसी मिस्टेक्स होती है जो हर बार एग्जाम के अंदर पूछी जा रही है। स्पॉटिंग एरर में एक्जैक्टली ये मिस्टेक बार बार पूछी जा रही है कि साहब एडवर्ब से चीज बार बार पूछी जा रही है, प्रोनाउन से पॉइंट बार बार पूछा जा रहा है, उस पर ध्यान दो। अभी आपकी चीज कब होगी? जब आप रिवीजन करते हैं, जब आप चीजों को लगाने की खुद से कोशिश करेंगे। इसलिए कह रहा हूं कि ग्रामर के रूल पढ़ने से कुछ नहीं होगा, डिटेल के अंदर अगर आपको जाना है तो आपको इन चीजों को रिवाइज करना ही पड़ेगा। तो ये तरीका है आपका इंग्लिश को आपके सही करने का, और आई थिंक 4.5 महीने बहुत सफिशिएंट होते हैं। इसके अलावा जब हम बात करते हैं सेंटेंस रीअरेंजमेंट की, ये बेसिकली किस पे डिपेंड है? आपकी रीडिंग स्किल के ऊपर डिपेंड करता है। अब इसके लिए मैं टिप्स देता हूं आपको। देखिए क्या है कि आपने सुबह 1 घंटे रीडिंग करी, जैसे आप रीडिंग करें ना, वैसे उसके 10 से 15 मिनट बाद ये काम कर लीजिएगा। जैसे सीक्वेंस सेंटेंस वाले क्वेश्चंस लगा लीजिएगा और फाइंडिंग लिंक्स वाले क्वेश्चंस लगा लीजिएगा। ये अगर आपने कर लिया ना, आप देखेंगे कि आपका माइंड क्या होता है कि जब आप किसी काम को करते हैं, जिस आपने 1 घंटे रीडिंग करी, अब आपका माइंड उसी मोड के अंदर एक्टिवेटेड है। उसके जस्ट बाद अगर आप ये करना शुरू करते हैं तो इसका फायदा आपको मिलता है। आपका माइंड कुछ इस तरीके से डेवलप होता है, और आपका माइंड बेसिकली भगवान ने इस तरीके से बनाया कि किसी भी चीज को समझने की क्षमता आपकी बहुत बढ़िया है, बट हमको उस चीज को उस लिमिट तक पुश करना होता है। तो ये वो पुश वाला मैटर है कि आप पढ़ तो लेंगे बट आपको पुश करने के लिए चीज यहां पे आ जाएगी। तो इस चीज को याद रखिएगा। इसके अलावा अब हम बात करें नेक्स्ट कुछ मेजर सब्जेक्ट्स की, ज्योग्राफी। ज्योग्राफी के अंदर आप देखेंगे फिजिकल ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट। अब यहां पर 2 चीजें मैं आपको बताऊंगा। वर्ल्ड ज्योग्राफी को मिस मत करना, सीडीएस में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, तो मिस मत कीजिएगा। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है वर्ल्ड ज्योग्राफी। बच्चा गलती कई बार ये करता है कि सीडीएस पढ़ रहे हैं बट वर्ल्ड ज्योग्राफी नहीं पढ़ेंगे, इंडियन ज्योग्राफी पढ़ी बहुत अच्छे से, वर्ल्ड ज्योग्राफी नहीं पढ़ रहे हैं। नहीं, वर्ल्ड ज्योग्राफी सीडीएस के पेपर में काफी ज्यादा मैटर करती है। पीवाईक्यूज देख लीजिएगा। और बेसिकली वर्ल्ड ज्योग्राफी में उन सब्जेक्ट्स को या उन टॉपिक्स को ज्यादा करना जो कि करंट के अंदर भी कहीं ना कहीं रिलेट कर रहे थे, करंट में न्यूज के अंदर थे। आप देखिएगा सीडीएस या यूपीएससी जो भी एग्जाम कंडक्ट करता है ना, बेसिकली वो क्या करता है कि कोई भी सब्जेक्ट हो उसको थोड़ा सा करंट से जोड़ने की कोशिश करता है। करंट में अगर कोई इवेंट हुआ है दुनिया के अंदर, ज्योग्राफिकली कोई इवेंट हुआ है, उसके रिलेटेड सवाल पूछे जाने के चांसेस ज्यादा है। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी को थोड़े ध्यान से करिएगा, और इन्वायरमेंट को भी मत भूलिएगा। इन्वायरमेंट से सवाल आते ही हैं। इन्वायरमेंट अपने आप में बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। तो इन्वायरमेंट और वर्ल्ड ज्योग्राफी बाकी सबको पता होता है कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, बट वर्ल्ड ज्योग्राफी को आप मिस मत कीजिएगा। और मेरा सजेशन एक ये है, आप फॉलो कर सकें तो कर सकते हैं कि वर्ल्ड ज्योग्राफी को पहले करिए। अगर तैयारी बिल्कुल नहीं करी ना, वर्ल्ड ज्योग्राफी को थोड़ा सा पहले देख लेना। क्यों? क्योंकि इसमें स्टैटिकल डेटा ज्यादा है। स्टैटिकल डेटा ज्यादा है, आप वर्ल्ड मैप देखते हैं, थोड़ा बहुत मैपिंग देखते हैं, तो आपका माइंड थोड़ा ओपन होता है कि हाँ अच्छा यहां पर ये चीज है, यहां पर ये चीज है। और आप ही एक कह सकते हैं कि जब आपकी ये जिज्ञासा जागती है चीजों को जानने की, तो आगे ज्योग्राफी आपको और इंटरेस्टिंग लगने लग जाती है। तो ये मेरा सजेशन है, बट सजेशन सबसे पहला तो ये रहेगा कि कभी भी गलती से भी वर्ल्ड ज्योग्राफी को मिस मत कीजिएगा। पास्ट ईयर के सवाल आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट है आपका हिस्ट्री। देखिए हिस्ट्री के अंदर एंशिएंट, मिडाइवल, मॉडर्न हिस्ट्री। अब तीनों में सबसे ज्यादा ध्यान किस पे देना है? आप भी जानते हैं कि एंशिएंट हिस्ट्री बच्चों की कमजोर होती है, काफी कमजोर होती है बच्चों की।
पिछले साल के पेपर को देखिएगा, एंशियंट हिस्ट्री से हम चाहे मॉडर्न एरा के बारे में बात करें या पोस्ट गुप्ता एरा के बारे में बात करें, यहां से सवाल पूछे जा रहे हैं, बुक से रिलेटेड सवाल पूछे जाते हैं। तो ये कुछ बेसिक टॉपिक्स हैं जो आपको करने हैं। गुप्ता एरा, पोस्ट गुप्ता एरा की बात करूं, मॉडर्न एम्पायर से सवाल बहुत बार पूछे जाते हैं। मॉडर्न एम्पायर से सवाल जो है वो किंग्स के बारे में ज्यादा नहीं आते। आप किसी भी एम्पायर की बात करें, किंग्स के बारे में ज्यादा सवाल नहीं आते, एटलीस्ट उनके एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में देख लीजिएगा। वहां से जो उनके जो कोर्ट पॉइंट है, उन्होंने कौन सी किताब लिखी, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो ये एंशिएंट में थोड़ा बहुत आपको ये ध्यान रखना है। इंडस वैली आप देख सकते हैं, सवाल एक आध आने के चांसेस बनते, बट पिछले कुछ सालों से क्या है वो पूछना बंद कर दिया। मिडावल हिस्ट्री, मुगल एरा आप देख लीजिएगा, मुगल एरा थोड़ा इंपॉर्टेंट है। मुगल एरा के साथ साथ यहां पर मराठा एम्पायर, ये एक मेजर टॉपिक अब सीडीएस ने पूछना शुरू कर दिया। क्या? मराठा एम्पायर, छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में, मराठा एम्पायर के बारे में, मराठा एम्पायर की शुरुआत कैसे हुई, मराठा एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में अब ये सीडीएस ने पूछना शुरू कर दिया। तो ये मराठा एम्पायर को मत भूलिएगा। मॉडर्न हिस्ट्री आपको पूरा पढ़ना है, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ना है। अगर मैं किसी एक हिस्ट्री के ऊपर बात करूं कि ये तो पढ़कर ही जाना, तो दैट वुड बी द मॉडर्न। मॉडर्न क्या है? मॉडर्न से सवाल आते हैं, आप माने या ना माने, मॉडर्न से सवाल बनते हैं। गांधी एरा पूरा पढ़ के जाइएगा। गांधी एरा के साथ साथ जो रिलीजियस मूवमेंट्स थे, उन रिलीजियस मूवमेंट्स को जरूर पढ़ के जाइएगा जो इन बिटवीन होते हैं, जो कई सारी संस्थाएं बनाई गई है। जैसे हम बात कर रहे हैं यहाँ पर आर्य समाज के बारे में बात कर रहे हैं, यहाँ पर हम यहाँ पर बात करें सत्यशोधक समाज के बारे में, यहां से सवाल आ जाते हैं कई बार। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान से देखना है। बट मेजर मूवमेंट्स गांधीयन एरा, इसको पढ़ के जाइएगा, यहां से सवाल आपके पूछे जाते हैं। और दूसरी बात, जो एक्ट्स हैं, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो एक्ट्स हैं और उन एक्ट्स के द्वारा जो उनके लेजिस्लेचर के अंदर चेंजेस आता जा रहा है, उसको भी करके जाना। ठीक है, तो देखो ये बेसिक चीज है, क्योंकि यहां से सवाल आना ही है और कंफ्यूजन इधर ही होता है। तो कंफ्यूजन दूर करने के लिए इसको रिवाइज जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट हम बात करें पॉलिटिकल साइंस के बारे में। पॉलिटिकल साइंस मैं ये मानता हूं, बिकॉज मैं खुद भी पढ़ाता भी हूं, हिस्ट्री भी पढ़ाता हूं मैं, बट पॉलिटिकल साइंस के बारे में मैं आपको ये क्लियरली गारंटी दे सकता हूं कि आप पॉलिटिकल साइंस के अंदर पूरे नंबर लेकर आ सकते हैं। ये लाइफ सेवर सब्जेक्ट माना जाता है इसे। कहीं अटक गए, इतिहास नहीं बन रहा, हिस्ट्री नहीं बना सवाल, पॉलिटिकल साइंस के सारे क्वेश्चन आप बना के आ सकते हैं। इकोनॉमिक्स में गड़बड़ हो गई, यहां पर उस गड़बड़ को कवर कर सकते हैं। पॉलिटी अच्छे से पढ़िएगा। बट अभी क्या हुआ, ये बाकी टॉपिक्स तो ठीक है, अभी यहां पर जो कोर पॉलिटिकल साइंस है उसके कॉन्सेप्ट्स के बारे में सवाल पूछे जाने लगे। कोर पॉलिटिकल साइंस मतलब आपको किसी अगर मैं विदाउट एनी डिसरिस्पेक्ट अगर मैं कहूं, तो ये जो चीजें वो लक्ष्मीकांत के अंदर नहीं मिलेगी। ये कोर पॉलिटिकल साइंस के कॉन्सेप्ट है जो कि पॉलिटिकल साइंस पढ़ने वाले बच्चों को ही पता होते हैं। तो ये थोड़े बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़ के जाइएगा। इसके अलावा इंटरनेशनल लॉज के बारे में भी सवाल आ रहे हैं, आए हैं, और अच्छे खासे सवाल पूछे जा रहे हैं और सवाल घुमा दिए, बिकॉज यूपीएससी को पता है कि पॉलिटी सब पढ़ के आते हैं, इसको सब लोग भूल जाते हैं। आईपीसी, सीआरपीसी बेसिक पता होना चाहिए, इससे भी सवाल पूछे गए हैं। तो देखो बेसिक चीजें हैं, तो ये बेसिक चीजें आपको पढ़ के जानी है। क्लासेस के अंदर कवर हम करवा ही रहे हैं, बट अगर आप खुद से पढ़ाई कर रहे हैं, खुद से भी कवर की जा सकती है। सच इसका मटेरियल आपको खुद फाइंड करना पड़ेगा, पर ऐसा कोई मार्केट में किताब नहीं है। आपको बेसिक कॉन्सेप्ट से मटेरियल मिल जाएगा, बट इसको अवॉइड करके मत जाना, क्योंकि सवाल इसके आसपास अब ज्यादा घूम रहे हैं। आगे सब्जेक्ट के बारे में हम बात करें, नेक्स्ट इज इकोनॉमिक्स, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बट वन ऑफ द मोस्ट कह सकते हैं कि डेंजरस सब्जेक्ट फॉर द एस्पिरेंट्स इसको हाथ ही नहीं लगाते। अरे समझो, इकोनॉमिक्स बड़ा जरूरी है, एटलीस्ट कोर कॉन्सेप्ट्स करके चले जाएगा। 4 टॉपिक बता रहा हूं इकोनॉमिक्स के। नंबर 1 इज मनी। मनी सबसे इंपॉर्टेंट है, आप अगर इकोनॉमिक्स को पढ़ेंगे, मनी सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक। मनी के अंदर आप याद रखना डिमांड एंड सप्लाई, वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट नंबर मैं इसको दूंगा, मनी, डिमांड एंड सप्लाई, इससे सवाल आता ही आता है। दूसरा हम टॉपिक के बारे में बात करें विच इज रियली 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 इंपॉर्टेंट, तो वो यहां पर आपका होगा कि आपका इकोनॉमिक्स के जो कोर कॉन्सेप्ट हैं, किससे, आपके जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कोर कॉन्सेप्ट है वो आपको आना चाहिए। एग्जाम्पल की बात करें, फिस्कल डेफिसिट, यहां से सवाल कई बार पूछा जाता है। तो ये चीजें ऐसी है जिससे सवाल इकोनॉमिक्स के अंदर आना ही है। जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, अब सवाल इससे नहीं आ रहे। आप देखिए, अब सवाल इससे नहीं आते। प्लानिंग इन इंडिया देख सकते हैं, सवाल आता है इससे, एक आध सवाल आ जाता है। अब सवाल आते हैं बेसिकली कॉस्ट से, रेवेन्यू से, बेसिक इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट से आपके सवाल आना शुरू हो गए। फिस्कल डेफिसिट क्या होता है ना, पब्लिक फंडिंग क्या होती है, पब्लिक फाइनेंसिंग क्या होती है, यहां से सवाल आने के चांसेस थोड़े से आपके बढ़ गए। तो इन कॉन्सेप्ट्स को करके जाएगा, बट सबसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स से इसको कनेक्ट करना मत भूलना। जब भी न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, न्यूज़पेपर में कोई कॉन्सेप्ट आता है करंट अफेयर्स के अंदर, उसको पढ़ के जाना, बिकॉज सवाल बनेगा वहां से, बच्चा बिल्कुल बनेगा। और इकोनॉमिक्स आसान है, बिकॉज क्या है ना कि इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। थोड़ा सा अगर समझ में नहीं आया, इकोनॉमिक्स में क्या है ना, एक कमी है इकोनॉमिक्स की, कमी तो नहीं कह सकता मैं, किताब पढ़ के इकोनॉमिक्स समझ में नहीं आता है, उसको प्रैक्टिकल थोड़ा सा समझना जरूरी होता है। तो जिस भी कॉन्सेप्ट को आप पढ़ रहे हो ना, उसको थोड़ा सा इमेजिन कर लेना,
तब कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी आती। केवल पढ़ के ऐसे समझ में आ जाएगा ना, इकोनॉमिक्स वैसा सब्जेक्ट नहीं है मेरे हिसाब से तो। ओके चलिए आगे हम बात करें। नेक्स्ट हमारा फिजिक्स, वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। हीट, थर्मोडायनामिक्स, ऑप्टिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑप्टिक्स करके जाइएगा। इसके अलावा वेव मोशंस काफी इंपॉर्टेंट है, साउंड, मोशन, ग्रेविटेशन, वर्क, एनर्जी, पावर। बेसिक सवाल आते हैं, बेसिक सवाल आते हैं, तो एटलीस्ट बेसिक करके ही जाना, बेसिक करके जाना, बिकॉज सवाल 10 के बराबर भी आ रहे हैं, तो 10 सवाल बहुत होते हैं अपने आप में, बहुत ज्यादा सवाल होते हैं 10 सवाल भी। नेक्स्ट हम बात करें, दैट इज योर बायोलॉजी। बायोलॉजी में टिश्यू, सेल बायोलॉजी। इसके अलावा हम बात करें कि प्लांट फिजियोलॉजी, ह्यूमन फिजियोलॉजी, विटामिन्स एंड मिनरल्स, रिप्रोडक्शन, प्लांट एंड एनिमल क्लासिफिकेशन। बट इसमें एक डिसीज वाला टॉपिक भी करके जाएगा, उससे भी सवाल कई बार पूछ लिए जाते हैं, तो ये बायोलॉजी भी करके जाना है, वही चीजें कि अवॉइड नहीं करना है। लास्ट हम बात करें, दैट इज योर केमिस्ट्री। केमिस्ट्री इन दी एवरीडे लाइफ, बेसिक केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट पूछ लिए जाते हैं। किसके बारे में बात कर रहा हूं मैं? बेसिक कॉन्सेप्ट्स यहां पर पूछ लिए जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे फॉर्मूला बेस्ड जो कॉन्सेप्ट होते हैं कि साहब इसको क्या कहा जाता है, इस बेसिक चीज को क्या कहा जाता है, बेसिक से सवाल पूछे जाते हैं। इसके लिए थोड़ा बहुत केमिकल बाउंडिंग पढ़ लीजिएगा। सॉल्ट्स, एसिड बेस सॉल्ट, काफी इंटरेस्टिंग और काफी आसान टॉपिक है। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस देखना जरूरी है। बट इसके अलावा अभी जो चीजें थोड़ी इंपॉर्टेंट हो गई है, दैट इज योर एयर पोल्यूशन। जी हाँ, ग्रीन हाउस गैसेस, एसी ड्रेन, ये यहां से थोड़ा सा सवाल पूछा जाने लगा है। एक अलग ही सब्जेक्ट बन गया ग्रीन केमिस्ट्री। ग्रीन केमिस्ट्री बेसिकली क्या है कि ग्रीन हाउस इंपैक्ट के बारे में, कार्बन इमिशन के बारे में, यहां से सवाल पूछे जाने के चांसेस ज्यादा होने लगे हैं, तो इसको थोड़ा सा पढ़ के जाइएगा। तो ये सारे के सारे कोर टॉपिक्स के बाद जो सबसे लास्ट बट सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक मेरे हिसाब से, दैट इज योर करंट अफेयर्स। देखिए करंट अफेयर्स में बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। करंट अफेयर्स में ज्यादा ध्यान देना डिफेंस के ऊपर, सीधी सी बात है। डिफेंस का अगर एग्जामिनेशन है तो डिफेंस के करंट अफेयर्स सबसे ज्यादा आने वाले हैं। जितने भी मिलिट्री एक्सरसाइजेस हैं, भारत के जितने भी कॉन्ट्रैक्ट हुए मिलिट्री के क्षेत्र में किसी दूसरी कंट्री के साथ, हमारे यहां पर जो भी मिलिट्री के फॉर्म में डेवलपमेंट होता जा रहा है, वो आपको पता होना चाहिए। डिफेंस न्यूज डिटेल में पढ़ के जाइएगा। युद्धाभ्यास हो गया, जैसे जो मिलिट्री एक्सरसाइजेस होती है वो तो करना ही है, बट बेसिक मिलिट्री न्यूज भी कवर करके जाइएगा। इसके अलावा हम बात करें तो नेशनल स्कीम से सवाल पूछे जाते हैं, कई बार आने ही सवाल है। जो नेशनल स्कीम्स है, सरकार ने जो स्कीम्स निकाली है, अब स्कीम्स दो तरह की होती है। एक तो कोर स्कीम्स है जो पुरानी चली आ रही है, उसको भी कवर करना। कई बार बच्चा बेसिक स्कीम्स कवर नहीं करता, नई स्कीम कवर कर लेता, नहीं, कोर स्कीम्स भी कवर कीजिएगा, वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। नेशनल इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट देख लीजिएगा, बहुत नहीं आते बट हाँ देख सकते हैं, करके जाइएगा। पर्सन, प्लेस इन न्यूज, इंटरनेशनल रिलेशंस एग्रीमेंट, ये बेसिक है। बट सीधी सी बात है यहां पर आपको कि करंट अफेयर्स आपके लगभग 6 महीने के तैयार होने चाहिए। बट सेफ साइड के लिए मैं आपको बोलूंगा कि 8 या 10 महीने का करके जाना। सेफ साइड के लिए बोल रहा हूं, बहुत टाइम लगेगा नहीं। सेफ साइड के लिए 8 या 10 महीने का करके जाना। 10 महीने की कम से कम डिफेंस न्यूज तो करके ही चले जाना। डिफेंस के अलावा जो इंपॉर्टेंट इवेंट हो रहे हैं, अगर कोई बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट हुआ, G20 की मीटिंग होगी साहब, इंडिया के अंदर कोई बड़ा इंपॉर्टेंट इवेंट हुआ, वो करके जाना। वो कोर चीजें जो है ना, वो एग्जाम के अंदर पूछी जाती हैं कई बार। और वो क्या है, बच्चे को लगता है कि 6 महीने कहीं मैं करके जाता हूं, बट वो कई बार 10 महीने पुराना भी पूछ लेते हैं। देखो जहां 6 महीने मेहनत कर रहे हैं, 10 महीने वाला कर ही लो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये चीज याद रखिएगा कि आपको प्रॉपरली करंट अफेयर्स करने हैं। करंट अफेयर्स के बिना आपके नैया पार नहीं लगेगी। फिर बोलूं, करंट अफेयर्स के बिना नैया पार नहीं लगती है। सीडीएस का एग्जामिनेशन है, और इकोनॉमिक्स के जो कॉन्सेप्ट है करंट अफेयर्स का, वो तो करके ही जाना। इकोनॉमिक्स ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है, क्लियर हो गया है। तो ये तो वो चीजें थी कि आपको करके क्या जाना है, किस तरीके से करके जाना है। अब यहां पर हम बात करने वाले हैं कि जो आपके 120 दिन है, उन 120 दिनों के अंदर आपको कैसे अपने आप को तैयार करना है। अगर आज से हम तैयारी करें तो शुरुआत में क्या करना है, उसके बाद क्या करना है। मैंने इन 120 दिनों को 30-30 दिन के अंदर डिवाइड किया है। तो चलिए देखते हैं कि 120 दिनों के अंदर आपको अपनी प्रिपरेशन कैसे करनी है। चलिए हम बात करने वाले हैं कि आपके ये जो 120 दिन है उसका शेड्यूल होना कैसे चाहिएगा। देखिए आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से चीजों को चेंज कर सकते हैं, बट दिस इज द आइडियल मॉडल कि आपको शुरुआत के 30 दिन क्या करना है, उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको क्या करना है। और याद रखिएगा जो पुरानी चीज है उसको ऐड करते जाएगा। मतलब ये नहीं कि शुरुआत के 30 दिन जो करा हम वो बाद के 30 दिन में नहीं करने वाले, उसको करना है, बट उसका अमाउंट आपको 50% कर देना है। मेहनत लगेगी, मैं क्लियरली कह रहा हूं, बहुत मेहनत लगेगी, बट इट्स माय गारंटी कि अगर आप ये चीज फॉलो करते हैं, डेफिनेटली आप इस एग्जाम के रिटर्न को क्लियर कर लेंगे। किसी शॉर्टकट में मत फंसना कि ये शॉर्टकट हो जाएगा तो हम कर लेंगे, या ये किताब पढ़ ली तो कर लेंगे। नहीं, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि कट ऑफ लाना इंपॉर्टेंट नहीं, कट ऑफ तो लेकर आ जाओगे, बट अगर सिलेक्शन ही नहीं हुआ तो फिर कट ऑफ का मतलब क्या है। तो थोड़ी बहुत चीजें आपको याद रखना है। देखिए शुरुआत की जो 30 दिन है उसमें हमारा टारगेट रहेगा कि हमें फंडामेंटल कॉन्सेप्ट को
बेसिकली हमको अंडरस्टैंड करना है। हर सब्जेक्ट के फंडामेंटल कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करिएगा और फंडामेंटल कॉन्सेप्ट के साथ साथ जो बेसिक रूल्स है उनको अंडरस्टैंड करना। तीनों का मैंने अलग अलग चार्ट बना दिया है। इंग्लिश के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको 1 घंटे रीडिंग करनी है डेली। इन 30 दिनों के अंदर 1 घंटे डेली रीडिंग करनी है। रीडिंग आपके आगे भी होना चाहिए, बट इन 30 दिनों तक तो डेली आपको 1 घंटे रीडिंग करनी है। इसके बाद ग्रामर की जब हम बात करते हो तो ग्रामर के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट, चाहे वो टेंस हो, सेंटेंस इंप्रूवमेंट हो, एक्टिव पेसिव वॉइस हो, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच हो, साथ साथ इडियम्स एंड फ्रेजेस, इसको भी आपको करना है 30 दिनों के अंदर। कैसे करना है ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूं। आपको रूल्स देखना, रूल्स देखने के बाद आपको सवाल लगाने। इसके अलावा आपको 30 वर्ड्स डेली आपको करना ही है, एटलीस्ट 30 दिनों तक इंग्लिश के अंदर आपको ये फॉलो करना है। वही हम बात कर रहे हैं अगर मैथमेटिक्स के बारे में, पहले मैथमेटिक्स की बात कर ले। मैथमेटिक्स के अंदर आपको 2 से 3 चैप्टर उठाना पड़ेंगे, मतलब चैप्टर की बात यहां पर है, टॉपिक है, 2 टॉपिक एटलीस्ट उठाइए। नहीं कि पहले मैं एक ही टॉपिक कंप्लीट करूंगा फिर दूसरा। मैं आपको ये सजेशन दूंगा कि आप एटलीस्ट 2 टॉपिक उठाइए जो कि लगभग सेम होते हैं, जिससे आपका कैलकुलेशन इंप्रूव हो जाए। एग्जाम्पल की बात करें, आप प्रॉफिट एंड लॉस, या मैं अगर मैं बात करूं रेशो और परसेंटेज को आप उठा सकते हैं। ये बेसिक टॉपिक है, इसको आप उठाइए। तो शुरुआत में इन बेसिक टॉपिक को करिए, परसेंटेज, रेशो एंड टाइम, वर्क एंड वर्क, प्रॉफिट एंड लॉस। ये मैं किन बच्चों के लिए बोल रहा हूं जिनका मैथ्स वीक है। अब मैं शुरुआत से बोलूंगा कि चलो मेंसुरेशन पे चले जाओ, नंबर सिस्टम पे चले जाओ, ज्योमेट्री पे चले जाओ, आप घबरा जाओगे, फिर लगेगा कि यार मैथ्स मुझसे नहीं होगा। इसीलिए शुरुआत में बेसिक टॉपिक को ध्यान दीजिए, इन पे ध्यान दीजिए और इन टॉपिक्स को अच्छे से इंप्रूव कीजिएगा। सिंपल कैलकुलेशन को आपको ध्यान रखना है। सिंपल कैलकुलेशंस, 22 का स्क्वायर क्या होता है, 13 का क्यूब क्या होता है, 14 का क्यूब क्या होता है, क्यूब स्क्वायर, इसका ध्यान दीजिएगा। तो ये चीजें आपको शुरुआत के 30 दिन करनी है। हम जीके की बात करें, देखिए जीएस के अंदर क्या होता है, जीएस के अंदर आपको इंटरेस्ट जगाना पड़ेगा अपन, और इंटरेस्ट जगाने के लिए कुछ कोर सब्जेक्ट सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं और जिनका वेटेज भी ज्यादा है। मैं क्लियरली अगर आपसे बात करूं, और याद रखिएगा कि इन सब्जेक्ट्स को जब आप पढ़ते हैं तो आपका इंटरेस्ट जीके के अंदर जागता है। ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि मैं बाकी सब्जेक्ट अवॉइड कर देने, बट शुरुआत के 30 दिन अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए आप स्टार्ट कीजिए वर्ल्ड ज्योग्राफी से। मैंने बात कर ली इसके बारे में। मॉडर्न हिस्ट्री को समय दीजिए, इंपॉर्टेंट है, और इंडियन पॉलिटी, बिकॉज ये ऐसी चीज है जैसे मॉडर्न हिस्ट्री महात्मा गांधी जी, सबको पता है थोड़ा बहुत उनके बारे में, हमारे आंदोलन के बारे में थोड़ा बहुत सबको पता है। एंशिएंट से स्टार्ट करा तो शुरुआत में थोड़ी समस्या आती कि यार ये तो बड़ा डिफिकल्ट हो गया। साउथ किंगडम्स में अगर चले गए, सतवाना, चोलास, पल्लवास, पांड्यास में चले गए, और कंफ्यूजन हो जाता है। तो पहले बेसिक अपना इंटरेस्ट जगाइए इन 30 दिनों के अंदर। जो बेसिक सब्जेक्ट्स हैं उन बेसिक को सही कीजिए और अपने पॉलिटिकल साइंस को भी सही कर लीजिएगा। पॉलिटी के बेसिक टॉपिक्स उठाइए, इससे चीजें आपकी क्लियर हो जाएगी। करंट अफेयर्स में याद रखिएगा आपको डिफेंस और जो रिलेटेड अपडेट्स होती जा रही है उसको कवर करते जाइएगा। आज से आप कवर कर रहे हैं, पिछले 2 महीने के कवर करना शुरू कर दो, और मैं तो ये कहूंगा कि पिछले 4 महीने पुराना कवर करना शुरू करो, ताकि एग्जाम तक तुम्हारा 8 महीने का पूरा कवर हो जाएगा। डिफेंस अपडेट्स पे ध्यान देना, और रेगुलरली न्यूज़पेपर तो पढ़ना ही है। इसके अलावा आपको साइंस के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को बिल्ड करना है। ऐसा नहीं कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी को अवॉइड कर दिया, नहीं। ग्रेविटी के कॉन्सेप्ट क्या है, मोशन के बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं, है ना। हम बात कर रहे हैं कर्व के बेसिक कॉन्सेप्ट यहां पर क्या, ऑप्टिक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट यहां पर क्या होते हैं। ये बेसिक कॉन्सेप्ट को बिल्ड करना आप शुरू कर दीजिए इन 3 महीने के अंदर। ये जो 3 महीने का पीरियड है, ये किस लिए, ये आपके फंडामेंटल्स को मगअप करवाने के लिए नहीं, बट आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए और आपके फंडामेंटल्स को इंप्रूव करवाने के लिए होता है। इसके बाद जो अगले 30 दिन है, मतलब 31वें दिन से 60 दिन तक आपको क्या करना है, इसमें हमारा ऑब्जेक्टिव है कवर ऑल सिलेबस एरियाज कंप्रिहेंसिवली। अब इसमें आपको सिलेबस को अच्छे से कवर करना पड़ेगा, और ये वाला जो टाइम पीरियड है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इसमें मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, बिकॉज हमको बहुत डिटेल में जाना है। इंग्लिश की बात की जाए, 30 वर्ड्स तो करनी है आपको, 1 घंटे न्यूज़पेपर रीडिंग करनी है पुरानी, बट इसके अलावा क्या करना है, आपको प्रैक्टिस करना है कॉम्प्रिहेंशन की। 2 से 3 पेसेस जो है वो डेली प्रैक्टिस कीजिएगा। रीडिंग स्किल आपने 1 महीने कर ली, उसका इंप्रूवमेंट यहां पर देखने को आपको मिल जाएगा, गारंटी से बात बोल रहा हूं। नेक्स्ट, सेंटेंस अरेंजमेंट, पैराजंबल्स और ग्रामर, ये आपको करना ही है। अब इस टाइम पर आप ये करिएगा कि पीवाईक्यूज और एमसीक्यूज इंग्लिश के सॉल्व करना शुरू कर दीजिए। एटलीस्ट इंग्लिश के पीवाईक्यूज इंग्लिश के कर लिए, पुराने पेपर्स में कैसे एंटोनियम सिनोनियम्स आ रहे हैं, ईडीएम फ्रेजेस कैसे आ रहे हैं, स्पॉटिंग एरर्स कैसी आ रही, ये इस टाइम पर करना शुरू कर दीजिएगा। मैथमेटिक्स की बात की जाए, फॉर्मूला बेस्ड एंड कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन करना यहां से हमको शुरू करना पड़ेंगे। मतलब जो कोर सब्जेक्ट हमारे थे, ट्रिग्नोमेट्री, स्टैटिक्स, मेंसुरेशन, नंबर सिस्टम भी इसके अंदर ले लीजिएगा। इस टाइम पर हमको इसको बहुत अच्छे से कर लेना है। याद रखना, इसके पहले वाले महीने के अंदर परसेंटेज, आपका रेशो, प्रपोर्शन, एसआई, सीआई सब अच्छे से कर लीजिएगा, क्योंकि इस टाइम पर इनको ज्यादा ध्यान देना इन टॉपिक्स पे। क्यों, नंबर ज्यादा है इनके। साथ ही साथ पीवाईक्यू, एमसीक्यूज, ये तो हमको करनी है। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा फेस आने वाला है,
61 दिन से लेकर 90 दिन तक वाला, इसमें हमको क्या करना है, इसमें हमारा जो ऑब्जेक्ट होगा वो होगा हमारी स्पीड और एक्यूरेसी को बिल्ड करना, बिकॉज हमने अच्छा खासा सिलेबस कवर कर लिया। अब देखो 100% सिलेबस पे मत जाना कि 100% मेरा कब कवर होगा, वो किसी का नहीं होता। अच्छा खासा हमने कवर कर लिया, जितना कवर कर पाओ, लगभग 80% तो कवर कर ही लेना, जितना कवर कर पाओ। उसके बाद हमको यहां पर ध्यान देना है 3 चीजों पे। पहली चीज स्पीड, दूसरी टाइम मैनेजमेंट एंड एक्यूरेसी, तीसरा थोड़ा बहुत मॉक टेस्ट लगाना हमको शुरू करना पड़ेंगे। अब इस समय पर हमको क्या करना है, लगता है समय पे चीजें इस टाइम पर थोड़ी मुश्किल हो जाएगी, बट ट्राई कीजिएगा, ट्राई कीजिएगा, एक तो करना ही है, ट्राई कीजिएगा बोल रहा हूं सभी से कम 2 फुल मॉक टेस्ट लगाइएगा। एक भी लगा लोगे तो कोई दिक्कत नहीं, देखो डिपेंड करता है। अब आप जॉब के अंदर में बोलो बेटा एक मॉक टेस्ट भी लगा लो बाकी भी कर लो, 2 मॉक टेस्ट लगा लो बाकी भी कर लो, मैं समझता हूं आपके लिए पॉसिबल नहीं है। बट अगर अपन फ्री हैं घर पे, अभी कोई समय कोई जॉब वॉब नहीं कर रहे हैं, कम से कम 2 मॉक टेस्ट लगाना है। जो जॉब के अंदर वो 1 मॉक टेस्ट कम से कम लगाएगा और रोज लगाना है एक्यूरेसी के साथ। कैसे करना है मॉक टेस्ट अभी हम बात करेंगे आगे। नेक्स्ट आपको अपने स्पीड पे ध्यान देना पड़ेगा मैथमेटिक्स की। अब याद रखना, अब यहां स्पीड का खेल आ जाएगा, स्पीड प्लस एक्यूरेसी। ऐसा नहीं कि एक्यूरेसी नहीं आ रही मेरी, स्पीड ही आ रही, नहीं, स्पीड प्लस एक्यूरेसी। अब अपने को यहां पर ध्यान देना पड़ेगा। इसके अलावा आपको एक इंग्लिश का मॉक टेस्ट लगाना है, इंग्लिश का पूरा मॉक टेस्ट, इंग्लिश के जितने सवाल है उसका अलग से मॉक टेस्ट आपको पूरा लगाना है। एक जीके का मॉक टेस्ट अलग से लगाना है। मॉक टेस्ट लगाने के बाद आपको एनालाइज करना है। याद रखो मॉक टेस्ट का मतलब ये नहीं होता कि आपने कुछ भी कर लिया मेरे इतने नंबर आ गए, नहीं, मॉक टेस्ट के बाद एनालाइज करना पड़ता है। कैसे एनालाइज करना है ये हम आज ही बात करने वाले, जो आज के वीडियो का तीसरा कॉन्सेप्ट होने वाला। तो मॉक टेस्ट को आपको एनालाइज करना है। तो देखो यहां पर क्या है कि इन 30 दिनों के अंदर बेसिकली आपकी स्पीड बढ़ जाएगी, एक्यूरेसी बढ़ जाएगी। शुरुआत में मैं क्लियरली कह रहा हूं, शुरुआत में नंबर नहीं आएंगे, लगेगा मेरा तो हो ही नहीं सकता, बट भरोसा करिएगा मुझ पे, समय के साथ चीजें बहुत अच्छी हो जाती है। शुरुआत में दिक्कत आएगी बट समय के साथ चीजें बिलीव में बहुत अच्छी हो जाएगी। लास्ट के जो 120 दिन तक का समय मैं मानूं या 30 दिन के लास्ट के समय का मानूं, ये आपका रिवीजन फेस है। इसमें नया पढ़ने की ज्यादा कोशिश मत करना, ज्यादा नया पढ़ने की कोशिश मत करना। दिस इज योर रिवीजन फेस, और इस फेस में आपको चीजों को केवल रिवाइज करना है और केवल मॉक टेस्ट लगाएगा। क्या करना है, कम से कम लास्ट 8 महीने, 6 महीने से लेकर 8 महीने तक के करंट अफेयर्स को रिवाइज करना है। डेली प्रैक्टिस करना है मैथमेटिक्स के कम से कम 100 क्वेश्चंस, कम से कम 100 क्वेश्चन बोल रहा हूं मैं, डेली प्रैक्टिस करना है। 100 क्वेश्चन कौन से आने वाले, 100 क्वेश्चन वो नहीं करना है कि हमने मॉक टेस्ट लगाया, हमको समझ में आ गया कि परसेंटेज के सवाल मेरे बहुत अच्छे आ रहे हैं, मेरा नंबर सिस्टम बहुत बढ़िया चल रहा है। अब ये नहीं करना है कि 100 में से तुमने 50 क्वेश्चन तो नंबर सिस्टम के लगा ली, 30 क्वेश्चन तो परसेंटेज के लगा ली। अरे वो तुम्हारा बहुत अच्छा हो चुका है कॉन्सेप्ट, सेंस नहीं है। अब लगाना है ये क्वेश्चन कौन से जिसमें तुम वीक हो और जिनका वेटेज ज्यादा आ रहा है। मेंसुरेशन, नंबर सिस्टम भी है, ट्रिग्नोमेट्री भी है, वेटेज ज्यादा है साहब, उनके क्वेश्चन अपने को ज्यादा प्रैक्टिस यहां पर करने पड़ेंगे। नेक्स्ट कम से कम ट्राई कीजिएगा। अब देखो मैं नहीं जानता, 3 फुल मॉक टेस्ट तो आपको लगाने ही पड़ेंगे इस टाइम पर। 3 फुल मॉक टेस्ट, समझता हूं मैं बहुत सर बहुत मुश्किल है 3 फुल मॉक टेस्ट लगाना, तो बहुत मुश्किल है मैं जानता हूं। ट्राई कीजिएगा, है ना, 1 लगा लो 2 लगा लो तो भी सफिशिएंट है। ट्राई करना 3 फुल मॉक टेस्ट लगाने का। फुल मॉक टेस्ट का मतलब ये मत समझिएगा कि अपन जो है वो बस लगाते जाएंगे, हम लोग टाइम पास कर रहे, नहीं, प्रॉपरली टाइम के साथ आपको टेस्ट यहां पर लगाने पड़ेंगे। इसके अलावा आप जब ये चीजें कर लेते हैं ना तो समझ में आता है कि कौन सा टॉपिक जो है मेरा खराब है, किस टॉपिक को मुझे छोड़ना पड़ेगा बिकॉज समय नहीं बची है। और आप अपनी मेंटल क्लियरिटी के ऊपर ध्यान देना शुरू करना। स्पेसिफिकली जो बच्चे आईएमए, एएफए और आईएनए की तैयारी कर रहे हैं, मतलब ईगो वाली बात यहां पर आ जाती है कि ये टॉपिक मुझे आया कैसे नहीं लगा। अगर कोई ऐसा टॉपिक तो छोड़ देना, ईगो पे मत लेना, हर सवाल का सेम ही नंबर है। तो अपना खुद का एक मेंटल एनालिसिस कर लेना कि हाँ अब ये चीजें यहां पर हो रही है। देखो ये जो 3 से 4 फुल मॉक टेस्ट है ना, ये सबके लिए नहीं, मैं क्लियरली कह रहा हूं। आप 1 तो एटलीस्ट लगा ही लेना, 1 से 2 तो आप लगा ही सकते हैं, बिकॉज 3 से 4 मॉक टेस्ट के साथ ये लगाना पॉसिबल नहीं है। बट कई बच्चे होते हैं जो बहुत जल्दी लगाते हैं मॉक टेस्ट। लाइक एग्जांपल की बात करें कि जीके वाला पोर्शन सर हमारा आधे घंटे में ही हमने कंप्लीट कर लिया, इंग्लिश भी हमने आधे घंटे में ही कंप्लीट कर लिया। अब उनके लिए ठीक है साहब कि जो ओटी की तैयारी कर रहे हैं वो ये चीज कर सकते हैं। तो अगर आप मैथमेटिक्स का नहीं लगा पा रहे तो मैथ्स का कम से कम 1 लगा लेना, और कम से कम 2 आप जीके के तो लगा ही लेना और इंग्लिश के लगा लेना। तो ये आप इस तरीके से 120 दिनों के अंदर प्लानिंग की है मैंने, आप इसको फॉलो कर सकते हैं। बट याद रखिएगा
कि इस पूरी प्लानिंग के अंदर आपको अपने समय के हिसाब से टाइम एडजस्ट करना ही पड़ेगा, है ना। तो ये चीज याद रखिएगा और बेसिक कॉन्सेप्ट को सबसे पहले क्लियर करना है। तो ये सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ी। एक सवाल आता है सबसे बड़ा कि सर मॉक टेस्ट कैसे लगाना है। देखो मॉक टेस्ट लगाने के लिए पहली बात तो डिसिप्लिन वे के अंदर आपको लगाना है, और मॉक टेस्ट में 3 चीजों को एनालाइज किया जाता है। आप मॉक टेस्ट को एनालाइज कैसे करते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। 3 तरीके से मॉक टेस्ट को एनालाइज किया जाता है। जब भी आप मॉक टेस्ट लगाओ, आज से लगा रहे हो, कल से लगा रहे हो, 1 महीने बाद लगाओगे, 3 चीजें आपको एनालाइज करना है। सबसे पहले कि आपने वो सारे सवालों को देखिए जिसको आपने सही तरीके से अटेम्प्ट करा और आपने बड़ी आसानी से कर लिया। आपने किसी सब्जेक्ट के सवालों को अटेम्प्ट किया और आपने बड़ी आसानी से कर लिया। आसानी से कर लिया तो समझ में क्या आ गया कि ये टॉपिक अब मेरा मजबूत है, अब इस पे बहुत ध्यान मुझे नहीं देना है, अब इस पे बहुत ध्यान देने की जरूरत मुझे नहीं, अभी टॉपिक मेरा कंप्लीट हो चुका है, मैं इस पे बहुत ध्यान नहीं दूंगा। ये चीज याद रखिएगा। ये कई बार बच्चा क्या करता है कि अच्छा ये टॉपिक मेरा बहुत इंटरेस्टिंग मुझे लगता है, बार बार वही सवाल करना, बिकॉज मजा आता है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है, पर ये समझ के चलो कि इस टॉपिक से सवाल कितने आ रहे हैं, और वो टॉपिक अगर आपका अच्छा हो गया तो बार बार उसको फिर बार बार रिपीट करने की जरूरत नहीं है। आप अपने वीक एरियाज पे ध्यान दीजिए। दूसरा, रॉन्गली अटेम्प्ट क्वेश्चंस। आपने कितने क्वेश्चंस रॉन्ग करे, उनके टॉपिक्स को देखिए। क्या उनके टॉपिक्स को देखिए कि कौन कौन से टॉपिक के क्वेश्चन मैंने रॉन्ग करे, रॉन्ग क्यों है। रॉन्ग 2 तरीके से होते हैं। एक होता है जल्दबाजी के अंदर कि सवाल का जवाब पता था बट जल्दबाजी के अंदर मैंने रॉन्ग कर दिया, अगली बार ध्यान रखना कि जल्दबाजी नहीं करनी। दूसरा होता है कि मुझे कॉन्सेप्ट ही समझ में नहीं आ रहा था, सवाल पढ़ा ही नहीं था मैंने, या मैं भूल ही गया, या उस एरिया को मैंने टच ही नहीं किया अभी तक। तो ये चीज याद रखना है, इसको एनालाइज करना है। तीसरी बात, द क्वेश्चंस यू कुड नॉट अटेम्प्ट। ऐसे सवाल जो मैं अटेम्प्ट नहीं कर पाया, क्यों नहीं कर पाया अटेम्प्ट, टाइम की कमी के कारण अटेम्प्ट नहीं कर पाया, या फिर मेरा कॉन्सेप्ट बिल्डिंग यहां पर नहीं था, या मैंने कोई मेजर मिस्टेक कर दी कि टॉपिक मुझे समझ में ही नहीं आया। तो ये 3 तरीके से आप अपने मॉक टेस्ट को डिवाइड करें और उसके बाद इसका एनालिसिस करें। एनालिसिस कैसे करना है, आपने ये चीजें कर ली, उसके बाद जो वीक टॉपिक समझ में आ गए कि अच्छा चलो ये टॉपिक मेरा बड़ा वीक है, केवल उसको आपको करना है। ये टॉपिक मेरा स्ट्रांग है, उस पर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देना। याद रखिएगा मॉक टेस्ट लगाने का मेजर मकसद होता है उसको सही तरीके से एनालाइज करना। एनालाइज करने का और भी बहुत तरीके होते हैं एवल्यूएट करने का, जैसे कौन से सवाल मैंने अपनी केयरलेसनेस के कारण, अपनी गलती के कारण मैंने घर खराब कर दी। मुझे सवाल का जवाब आता था बट मैंने अपनी गलती के कारण खराब कर दी। देखो क्या सवाल है यहाँ पे। दूसरा, कौन से सवालों का आंसर मैंने गेस किया और वो इनकरेक्ट निकल गए। कई बार हम तुक्का लगाते, तुक्का मेरा कितना इनकरेक्ट निकल रहा है, ये देखो कि मेरा जो 6th सेंस है वो सही बता रहा है कि गलत बता रहा है। ऐसा तो नहीं कि मैं 6th सेंस के भरोसे जा रहा हूं, बट वो हमेशा मेरा गलत ही बताता है। तो एग्जाम में ये फिर चीज मत करना। नेक्स्ट, आपने किन सवालों का जवाब बहुत जल्दी दे दिया, मतलब ये आपके मेजर और अच्छे टॉपिक्स हैं। इसके अलावा किस टॉपिक के अंदर आप मिस्टेक ज्यादा करते हैं और कौन से सवालों का जवाब आपने सही दे दिया। तो ये इस तरीके से आपको एवोल्यूशन करना है। आप अपना खुद का एवोल्यूशन कीजिएगा और इवैल्यूएशन के बाद आपको खुद समझ में आ जाएगा कि कौन से टॉपिक मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और किन टॉपिक्स पर मुझे सबसे ज्यादा ध्यान देना है। तो दिस इज द वे, इन तरीकों के साथ आप अपनी एग्जाम को सही तरीके से क्रैक कर सकते हैं। आप माइंड मैप्स प्रिपेयर कर लीजिएगा, नोट्स बनाने ही पड़ेंगे आपको, और नोट्स अब लॉन्ग मत बनाना, माइंड मैप्स वाले बना लेना, किसी भी सब्जेक्ट के हो माइंड मैप्स के नोट्स बना लेना, बिकॉज वो रिवीजन करने में अच्छे होते हैं। अभी 4 महीने के अंदर लंबे नोट्स बना सकते हो, बट देखो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। पर्सनल चॉइस के बारे में मैं बात करूं तो मैं आपको कहूंगा कि आप माइंड मैप्स के थ्रू प्रिपेयर कीजिएगा, उसको समझने में जानने में थोड़ी सी आसानी होती है, बट ये आपकी अपनी कन्वीनियंस के ऊपर भी है कि आपको किस तरीके से चीजें ज्यादा अच्छे से समझ में आती है। इसके अलावा कुछ कोर चीजें हैं, याद रखिएगा इजी टॉपिक से ही स्टार्ट करना। मैं बता चुका हूं कौन से टॉपिक्स हैं, इजी से ही स्टार्ट करना ताकि कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाए। 4-4.5 महीने कॉन्फिडेंस बिल्डअप होना जरूरी है, कॉन्फिडेंस गिर गया तो दिक्कत आ जाएगी। दूसरा, PYQs करना ही है स्पेसिफिक इंग्लिश के अंदर। याद रखना जीके में भी कई बार सवाल रिपीट हो जाता है, जीके के PYQ करोगे तो समझ में आएगा कि इस टॉपिक से ज्यादा सवाल आ रहे हैं, भैया मॉडर्न हिस्ट्री से ज्यादा आ रहे हैं, गांधी एरा से ज्यादा आ रहे हैं, फंडामेंटल राइट से ज्यादा आ रहे हैं, तो समझ में आएगा। तो इस टॉपिक को हम अच्छे से करना शुरू करते हैं। नेक्स्ट, मॉक टेस्ट लगाना ही है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पहले कीजिएगा और एनसीईआरटी रिफर कर सकते हैं, करिए एनसीईआरटी रिफर, एटलीस्ट आप पीसीबी के लिए तो कर ही लीजिए। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के लिए एनसीईआरटी रिफर कर सकते हो, करना ही चाहिए, पीसीबी के लिए तो कर ही लीजिएगा। और ये एक छोटा सा मैंने आप लोगों के लिए बनाया है, दिस इज योर शेड्यूल, आप देख लीजिएगा इसको आराम से कि क्या करना चाहिए। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, थर्सडे, सैटरडे, संडे, तो आप देख सकते हैं, आपके ऊपर है। देखिए आप अपने हिसाब से बना सकते हैं टाइम टेबल, ये मैंने आपकी सहूलियत के लिए बना दिया है, आप चाहें तो इसको भी रेफर कर सकते हैं। आई न्यू वीडियो थोड़ा सा ज्यादा लंबा हो गया, बट आई वांट कि आपको एक सीधी क्लियरिटी मिल जाए कि कैसे आपको इन दिनों के अंदर प्रिपेयर करना है। चलिए, आई होप चीजें आपको क्लियर हो गई होगी। मैं आपसे किसी नेक्स्ट सेशन के अंदर मिलता हूं, आप सभी अपना ध्यान रखिएगा, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।